बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो ये कहते हैं कि कश्मीर इंडिया के हवाले, स्टेट बैंक IMF के हवाले और सी पैक ईरान के हवाले। अब पीछे सिर्फ एटमी प्रोग्राम ही रह गया। अब भी अगर आंखें नहीं खुली, होश नहीं आ रहा, तो फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकेगा। इससे ज्यादा बदकिस्मती और बेबसी और क्या हो सकती है कि खान साहब को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा करने वाले अभी तक इस बात के मुंतजर है कि थोड़ी तबाही और हो जाए, किसी को अब अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मसला पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सालमियत का है और पाकिस्तान के हवाले से होने वाले फैसलों के हवाले से है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ना हमारी सिमत दुरुस्त है, ना पॉलिसियां दुरुस्त हैं। हारजा महाज पर हम बुरी तरह नाकाम हैं और चाइना हमारा इंतजार करके बिलाखिर $400 बिलियन की सरमायाकारी अब ईरान ले गया है और हमें अभी तक होश नहीं आ रहा। अभी तक हम अपनी अंदरूनी झगड़ों में लगे हुए हैं, हमारा हशर नशर हो गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलहदगी के 50 साल मुकम्मल होने के बाद जो मीडिया को इश्तहार जारी किया अपनी सालगिरह वाले दिन, अगर उसी को देख ले तो जो उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन जारी किया है, उसको देखकर तो शर्म से डूब जाने को जी चाहता है। इस वक्त बांग्लादेश की पर कैपिटा आमदन $2064, हमारी $1130 है। इतना बड़ा पाकिस्तान और $1130 फीकस आमदनी। ग्रोथ रेट बांग्लादेश का 5.2% और हमारा 0.4%। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त $20.8 बिलियन, जबकि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $42 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो सेहत की सहूलियात में भी बांग्लादेश हमसे इस कदर आगे निकल चुका है कि बांग्लादेश में औसत उम्र 72 साल, जबकि पाकिस्तानियों की औसत उम्र 60 साल है। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से बाहर निकाला गया था तो उसी वक्त ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि असल मामला कुछ और है। असल निशाना सी पैक है। नवाज शरीफ को सी पैक यानी खित्ते में गेम चेंजर प्रोजेक्ट लाने की सजा दी जा रही थी। सी पैक बैक वक्त 3 बड़े मुल्कों की नजर में खटक रहा था। अमेरिका, भारत और UAE तीनों ही सी पैक के खिलाफ थे। सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सी पैक को तबाह करने के लिए बाकायदा अपने ऑफिस में एक डेस्क बना रखा था और उसने बलूचिस्तान में बड़े अरसे तक दहशतगर्दी का बाजार इसलिए गर्म रखा कि सी पैक आगे न बढ़ सके। और दहशतगर्दी की जंग में हमने सैकड़ों जाने जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दी, बहुत से लोग शहीद हो गए। तो जो काम हमारे दुश्मन मुल्क मिलकर ना कर सके वो नवाज शरीफ को हटाने से हो गया। आज 2.5 साल बाद ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि सी पैक का अमलन वजूद जो है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ वो निशानियां हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पर काम जारी है। नवाज शरीफ जब इस मुल्क में सी पैक लाए थे तो मुल्क में तरक्की की शरह बुलंद हो गई थी, बेरोजगारी में कमी हुई, क्योंकि सी पैक आने से बहुत से प्रोजेक्ट बने, बहुत से प्रोजेक्ट लगाए गए तो रोजगार के मौके पैदा हुए। GDP बढ़कर 5.6% तक पहुंच गया। पेट्रोल 62 रुपए फी लीटर, बिजली 8 रुपए फी यूनिट और बिजली की पैदावार में 12,000 मेगावाट का इजाफा किया। लोड शेडिंग खत्म की गई और पूरे मुल्क में 18,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। आज पूरा नक्शा ही बदल चुका है। आज हमारा ग्रोथ रेट 0 के आसपास घूम रहा है, 0.4%। और अवाम से कहा जा रहा है, पेट्रोल के हवाले से मीडिया से कहा जा रहा है कि वो कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। आज पेट्रोल 112 रुपए फी लीटर है और अगले चंद दिनों में इसमें अचानक 20 से 30% इजाफा होने वाला है। इसलिए मीडिया को कहा जा रहा है कि थोड़ा आवाम को ज़हनी तौर पर रेडी करें। तो ये कहना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा, नवाज शरीफ के लिए कहना पड़ेगा कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो चीन सी पैक की सरमायाकारी ईरान ले जा चुका है। 25 साल का चीन और ईरान में माहिदा हुआ है। $400 अरब की सरमायाकारी ईरान को खित्ते में यकीनी तौर पर एक ताकतवर मुल्क बना देगी। तो ईरान भी हमारा बरादर मुल्क है, हम उसकी तरक्की से जेलस नहीं है, लेकिन ईरान ही शायद वो मुल्क भी है जिसके फैसलों पर कोई बैरूनी ताकत असरअंदाज नहीं हो सकती और किसी के कहने पर ना वो सी पैक के हवाले से फैसले बदलेगा ना चीन को दलील करेगा। लेकिन चीन हमारा दोस्त है और चीन ने सबसे पहले मौका हमें दिया
और पाकिस्तान और चीन ने जो सी पैक के हवाले से मुआहिदा किया वो हमारी किस्मत बदल सकता था, ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट था। लेकिन आज 3-4 साल बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, सरमायाकारी कहीं और जा चुकी है और सी पैक के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। अब सवालिया निशान तो बतरसे से लगा हुआ था, अब तो कहना पड़ेगा कि सी पैक का अमलन कोई वजूद नहीं है। बेशक अथॉरिटी मौजूद है, उसके चेयरमैन भी हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो तो चीन अब ईरान के ले गया है और अब ईरान बाकी मुल्कों के लिए, जो खित्ते के दूसरे मुल्क जो हमसे डर रहे थे कि कहीं हम ग्वादर को तरक्की देकर उनका टूरिज्म न छीन ले, अब ईरान वो पूरे का पूरा जो है वो प्रोजेक्ट उसकी तरफ कन्वर्ट हो गया। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि खान साहब ने कोई और काम किया या नहीं किया, मगर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे या इश्यूज थे वो जरूर सॉर्ट आउट कर दिए हैं। भारत से कश्मीर का मसला सेटल हो चुका है, अब भारत जाने कश्मीर जाने और हम बैठ के टाटा बाय बाय कर रहे हैं। IMF के साथ पाकिस्तान की तकदीर को अटैच करके IMF के तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर कर दिए हैं। अब कोई हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जे नहीं ले सकेगी और जो भी हुकूमत में आएगा वो बैरूनी कर्जों से हुकूमत चलाएगा और बाहर से कर्जे लेता जाएगा और स्टेट बैंक को या बाकी लोगों को देता जाएगा। तो खास हम जो कहते थे कि IMF के मुंह पे 200 अरब डॉलर मारूंगा, तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो 200 अरब डॉलर तो नहीं मार सके, तो उन्होंने पूरा स्टेट बैंक उठा के IMF को दे मारा है कि यार लो फड़ो ऐश करो। तो बड़े बड़े काम तो खास हमने कर दिए। बज़ाहिर सी पैक हमारी कागजों में तो मजबूत हाथों में था, जनरल आसिफ सलीम बाजवा बड़ी नामी गिरामी शख्सियत है, वो सी पैक को हेड कर रहे थे। तो अब भी हम यही समझते हैं कि सी पैक बड़े मजबूत हाथों में है, लेकिन ईरान चीन के साथ जो प्रोजेक्ट बना है उसने बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान लगा दिए। तो साबिक वज़ीर आज़म यानी इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म रहे हैं शाहिद खान अब्बासी, जो बड़े शरीफ उल नस्ल और बड़े ही डाउन टू अर्थ किस्म के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि सी पैक तो बंद है, अब सी पैक के चेयरमैन को किसी लंगर खाने का चेयरमैन लगा दे, तो ये बड़ा शॉकिंग है। ये बयान बहुत से हकायक की तरफ इशारा कर रहा है, उन्होंने इशारों कुरायों में हकीकत खोल के रख दी है। तो मौरख लिखेगा कि एक सियासी जमात जो कि 126 दिन का धरना देकर आई थी, उन्होंने कौम को तब्दीली का ख्वाब दिखाया था। ख्वाब तो ये दिखाए थे कि जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, लेकिन कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर इस जमात ने जो कौम को तोहफे दिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। हमें तो बताया गया था खास हम इक़्तिदार में आएंगे तो लुटेरों को पकड़ेंगे, लूटी हुई दौलत निकालेंगे और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद इसलिए है कि पाकिस्तान को बहुत से लोग लूट कर खा गए, साबिक हुक्मरान लूट कर खा गए, नवाज शरीफ लूट कर खा गया, जरदारी लूट कर खा गया और शरीफ खानदान और भट्टो खानदान ने कौम इस मुल्क को लूट लूट कर पता नहीं क्या कुछ बना लिया है और बड़े लोगों के नाम लिए गए। और जितने खास साहब का एंटी ग्रुप है, जो जमातें शामिल है, सबको लुटेरा, चोर, डाकू, करप्ट कहा गया। कौम से वादा किया गया कि इनसे हम पैसे बरामद कराएंगे और मुल्क खुशहाल हो जाएगा। तो ख्वाब ये भी दिखाए गए थे कि जब लूटी हुई दौलत बरामद हो जाएगी और लूटी हुई दौलत को एक तरफ रखें, बाहर बहुत पाकिस्तानी बैठे जिनकी जेब में बड़े पैसे हैं, वो तैयार बैठे कि जनाब कोई ईमानदार बंदा पाकिस्तान में आए तो हम अपना पैसा लेके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन वो जितने ख्वाब दिखाए थे वो सारे ख्वाब अधूरे रह गए। कश्मीर गया, सी पैक बंद हुआ, मईशत तबाह हो गई, चीन हमसे नाराज, अमेरिका की हमसे दोस्ती नहीं रही, सऊदी अरब हमसे नाराज, UAE हमसे खुश नहीं, हमसायों से हमारी बनती नहीं, कर्जों में इजाफे पे इजाफा चल रहा है, तरक्याती काम अरसे से रुके हुए हैं, जो सड़कें बन गई, जो टूट रही है वो टूटती जा रही है, महंगाई अपने अरूज पर है। इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई अगर किसी मुल्क में है तो वो मुल्क खुदादाद मेरे मुल्क पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। पूरे मुल्क में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन अवाम को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। अभी तक हम अपने अवाम को वैक्सीन नहीं लगा सके। अभी तक हम 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन हमने वैक्सीन खरीदी नहीं कि आम आदमी को लगा सके। भारत में कई कितना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब आबादी का मुल्क, और वो आधी आबादी को वैक्सीन लगा चुके हैं। अब मईशत का सर कुचल दिया गया। यानी इतना कुछ करने के बाद भी खास अब अभी सिर्फ इक़्तिदार में आए हुए कोई 30 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में क्या कुछ हो गया और अगले 2.5 साल में 3 साल में क्या होगा वो कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो जो कहते थे ना कि नवाज शरीफ मुल्क खा गया, खजाना लूट कर ले गया, उनसे पूछना चाहिए, उनसे सवाल तो पूछना बनता है कि मुल्क की तरक्की कौन खा गया।
सी पैक कौन हड़प कर रहा है, कश्मीर कौन डिकार गया है, कर्जों पर कर्ज लेकर कौन अपना पेट भर रहा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बैंक IMF को किसने सौंप दिया। तो चीन ने पाकिस्तान में जो 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना थी उसे नवाज शरीफ की दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया। तो ये लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 2-2.5 साल में, एक तरफ हुकूमत एक पिक्चर दिखाती है हमें कि हम बड़े सही जा रहे हैं, हमारी मईशत बड़ी जबरदस्त जा रही है, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है और पता नहीं क्या कुछ कम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा मंजर है जिस पर पूरा मुल्क चीख रहा है और पूरे मुल्क में शोर बपा है। बिजली गैस के लिए जो भी नेपरा को 7 रुपए फी यूनिट बिजली बनाने की दी जा रही है इजाजत, इससे जो महंगाई का सैलाब आएगा उसका तस्वर करना मुहाल हो रहा है। इसके अलावा भी जब स्टेट बैंक से आप हुकूमत कोई पैसा ले नहीं सकेगी, कर्ज ले नहीं सकेगी, मुल्क चला नहीं सकेगी, तो फिर इदारे कहा जाएंगे, क्योंकि स्टेट की तो आमदनी है नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बता रही है कि मामला ठीक नहीं है और इस वक्त जितने मुल्क के स्टेक होल्डर हैं उनको एक बार फिर इन सारे मामलात को रिविजिट करना होगा, सोचना होगा। पिछले चंद दिनों से हम सियासत के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है और सियासी तब्दीलियों के ऊपर बहुत बात हुई है। सेनेट के इलेक्शन देखे, बाई इलेक्शन देखे और फिर सेनेट में जो कुछ हुआ वो तमाशा देखा। तो एक तरफ तो हुकूमत को बचाने के लिए बहुत सारी ताकतें सरगर्म है और दूसरी तरफ ये जो सारा कुछ हो रहा है जिसमें आम आदमी कंसर्न बहुत सख्त है कि ऑर्डिनेंस लाकर आप IMF को स्टेट बैंक दे रहे हैं और सी पैक तो अब किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो तो चाइना ने चीन में बैठकर ऐलान कर दिया कि जनाब अब हम उस मुल्क के साथ मुआहदा कर रहे हैं जो किसी एक कॉल पे अपने फैसले नहीं बदलते। तो सोचना पड़ेगा कि आखिर हमने इस पूरे खेल में कमाया क्या, हमें फायदा क्या हुआ, हासिल वसूल क्या हुआ। हम नवाज शरीफ पे चोरी का इल्जाम लगा के उनकी चोरी पकड़ने चले थे और बदले में हमने क्या किया, अरबों डॉलर की अपनी इकोनॉमी को हमने बिठा दिया। यानी 5.8 GDP एक जमाने में ये बड़ी होती है, आज बांग्लादेश 5.6 GDP अपनी शो कर रहा है। तो कोई उससे ये नहीं पूछ रहा कि आपने कितना कर्ज लिया, आपके मुल्क में कितनी वो महंगाई है। वो लोग देखते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या, एक पिक्चर क्या, तो पिक्चर ये बताती है कि इसमें बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है और खित्ते में हमारी हालत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से भी बदतर है। यानी जिस मुल्क में मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो हो गया है और एक जमाने में कहा जाता था कि जनाब मुर्गी के गोश्त पर शरीफ फैमिली की इजारादारी है, हमजा शहबाज शरीफ जब तक रेट जारी नहीं करता मुर्गी गोश्त की कीमत तय नहीं करती। तो आज रेट कौन जारी कर रहा है? ये कौन सी कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर आकर इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को भी जलील कर रही है और पाकिस्तान की जो फ्यूचर है उसके साथ भी खेल रही है। तो ये बड़े शदीद किस्म के कंसर्न है जो आज सबको ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं। यानी जितने नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाए गए थे, अब इन सारी चीजों को देखने के बाद तो लगता यूं है कि ये सारा या तो बुग़्ज़े नवाज शरीफ था या फिर ये बुग़्ज़े पाकिस्तान था। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम खबरें आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ एरर में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है और मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% से बढ़ गई, जिसके बाद मुल्क में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना के 4000 नए केसेस यानी जो पॉजिटिव हैं वो सामने है। 41 अफराद मुल्क में जान की बाजी हार गए हैं। जिसके बाद पंजाब में शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि पार्क्स और रेस्टोरेंट भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में 1 अप्रैल से इंडोर और आउटडोर शादियों की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सदारत इजलास हुआ जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए। तो इस वक्त जो इत्तलात है कि मुल्क में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 6 लाख है और जहाँ होने वालों की तादाद जो है वो 14,256 है। पंजाब में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है जहाँ 6,246 लोग अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। NCOC के मुताबिक स्वात में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 23% है और जबकि पेशावर में मुस्बत केसेस की तादाद 22, मालाकंड सरगोदा सियालकोट में 12% है।
लाहौर में भी कोरोना बहुत हाई है, जिसकी वजह से इंडोर और आउटडोर शादी में पाबंदी लगा दी गई है। कबीना कमेटी ने, पंजाब की कबीना कमेटी ने ये फैसला किया है कि एनसीओसी के फैसलों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। सूबे भर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से इंडोर और आउटडोर शादियां नहीं की जा सकेंगी। पार्क्स, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि टेक अवे की इजाजत होगी। मजहबी, सियासी, समाजी और सकाफती इज्तिमात और हर तरह की खेलों की सरगर्मियों पर यानी मैचेस पर पाबंदी लगा दी गई है। मास्क पर सख्ती से पाबंदी होगी और मास्क ना पहनने पर जुर्माना किया जाएगा, जबकि मास्क ना पहनने वाले ड्राइवर की गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। तो मार्केट का टाइम फिर से 6 बजे कर दिया गया, जो कि पिछले दिनों 8 बजे तक कर दिया गया था। तो अब पंजाब भर की मार्केटों को जो है वो उनका टाइम 6 बजे किया गया है, जबकि जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में भी फैसला नहीं हुआ कि वो चलती रहेगी या बंद रहेगी। तो पंजाब में कोरोना की जो लहर है उसके मुताबिक पंजाब में जो कोरोना का फैलाव हुआ 14% है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 21% जो केसेस सामने है। तो पंजाब में बहुत से इलाकों में स्पॉट लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी बंद कर दिए गए। पंजाब के जो दीगर जिला है लाहौर के अलावा, वहाँ भी कोरोना तेजी से फैल रहा है और वहाँ के लिए भी बहुत सारे अहम फैसले किए गए हैं, जिनके मुताबिक जो है यानी हर पंजाब के तमाम सूबों में, पहले कुछ 10-11 सूबे थे, लेकिन अब जरा पूरे पंजाब में ये सारे फैसले जो लगा दिए। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जो है वो ये सारी पाबंदियां रहेगी। और फिर जहाँ पे 12% से जायद शरह होगी वहाँ पे मौसर लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी वहाँ पे इन आउट भी बंद कर दिया जाएगा और मार्केटें भी बंद की जाएगी। जबकि ये सारे फैसले जो किए गए कोरोना के हवाले से किए गए। 2 रोज पहले वज़ीर आज़म ने भी ये ऐलान किया था कि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन वो बंद नहीं करना चाहते। तो ख्याल ये था कि 5-6 तारीख तक जो है इसका इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन उससे पहले ही मुल्क में जो कोरोना की जो सूरत हाल है उसके बायस जो है वो तकरीबात पे तो पाबंदी फौरी तौर पर लगा दी गई है। तो आप भी अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोरोना की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों में इसमें इजाफा होगा। तो एहतियात करें और मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। पिछले साल जब ये कोरोना आया था तो हमने सारी चीज़ें की थी, तो बहुत ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस से इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे निकले थे। क्राउडेड ना हो, लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैंडशेक बंद कर दें, जो अब फिर से शुरू हो गया था, लोग गले लग रहे हैं हैंडशेक। तो डिस्टेंस मेंटेन करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउड वाली जगह पे मत जाएं, रश कम करें, दुकानें लोग बंद करके बाहर जो जत्था लगा के बैठ जाते तो उसको भी कम करें। तो खासकर पंजाब और लाहौर में ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा है। तो सिंध में भी अब मज़ारात बंद कर दिए गए। लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात पिछले दिनों इजाज़त दी थी सैयद हुकूमत ने, लेकिन चूँकि वहाँ भी शरह बहुत ज़्यादा तो वो भी बंद कर दिया गया। तो क्रक्स ये है कि पूरे मुल्क में कोरोना इस वक्त ऑन सीरियस है। बहुत से लोगों मैंने देखा है वो कहते हैं कि कोरोना कोई नहीं, ये हुकूमत की एक पोलिटिकल एक चाल है। ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आई विटनेस के बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द और करीबी लोग, हमारे दफ्तर के कई लोग जिनको कोरोना हुआ है, उनमें से 2 अफराद जो हैं उनकी वो जान भी चली गई। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। तो बहुत खौफनाक है ये, खासकर ये तीसरी लहर, ये हालिया दिनों के वाक़या, कुछ ही दिनों में ये सारा शुरू हुआ है और ये बहुत सीरियस है। लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, तो खुदा के लिए इसको सीरियस लें। ये बिल्कुल कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और ना गवर्नमेंट इस पर जानबूझ के कर रही है। जान तो आपकी अपनी है, अगर गवर्नमेंट सियासत कर भी रही हो तो जान तो आपकी अपनी है। तो अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने और अपने बच्चों की, अपने फैमिली की, उनकी जान बचाएं। उनके लिए कोरोना कि आप वो ना बने, यानी कैरियर ना बने कि आप बाहर घूम फिर के आएँ और कोरोना घर में लेके जाएं, फिर सबको वहाँ बीमार करें। तो ख्याल करें जिस तरह आपने पिछली दफ़ा किया था। ये बड़ा सीरियस मैटर है। मैंने इसलिए इस पर इतनी लंबी बात की कि लोग अभी तक इसको बिल्कुल समझने कि ये गवर्नमेंट का इशू है जी, क्योंकि लॉन्ग मार्च होना था, फलां होना था और ये होना था, तो उसके लिए किया गया या और कोई पोलिटिकल फ़ायदे लिए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी सीरियस इशू। तो आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।